तो शुक्ला जी, आप बड़े लेखक हैं, हम लोग यहाँ विंध्य में हैं, ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ की कभी विंध्य की विधानसभा रही है ये जगह। तो विंध्य में विधानसभा के बाद से किस तरह के कैसे कैसे बदलाव आए हैं, उस बारे में आपसे जानना पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि विंध्य प्रदेश बना कैसे और बिगड़ा कैसे। चाहेंगे। जी। देखिए, विंध्य क्षेत्र एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक पॉलिटिकल रीजेंसी थी और नौगांव से वो बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों को एडमिनिस्ट्रेट करते थे। देश जब आज़ाद हुआ तो एक ऐसा विचार आया कि बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर एक प्रदेश का रूप दिया जाए, क्योंकि उससे पहले एक विचार चल रहा था कि कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जाए, कुछ मध्य भारत के साथ मिला दिया जाए। पर एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में एक बघेलखंड की अपनी अलग पहचान थी, बुंदेलखंड की अलग पहचान थी। तो कुछ इस प्रकार का विमर्श हुआ और 13 मार्च 1948 को नौगांव में बीपी मेनन साहब जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे सरदार पटेल के, तो उन्होंने यहाँ की 35 रियासतों के राजाओं को बुलाया और सबसे राय मशविरा किया कि क्या एक प्रांत के रूप में यहाँ पे आप लोग बनने को तैयार हैं। लगभग सभी ने सहमति व्यक्त की। उस समय रीवा का जो राजघराना था वो प्रमुख था, दूसरे नंबर पे पन्ना का राजघराना था। तो एक सहमति ऐसी बनी कि विंध्य प्रदेश प्रांत के रूप में अस्तित्व में आना चाहिए। और इसके बाद उसका विधिवत उद्घाटन हुआ 4 अप्रैल 1948 में। और NB गाडगिल साहब आए, उसमें केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री थे, तो वो सब ठीक था। सरकार अंतरिम थी। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह यहाँ के पहले, उस ज़माने में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, तो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक पेंच ये हुआ कि बुंदेलखंड को एक अलग अस्तित्व रहने दिया गया और बघेलखंड को अलग अस्तित्व रहने दिया गया, और दो राज प्रमुख, एक जो राज प्रमुख जो जिसको गवर्नर की हैसियत आज प्राप्त है, तो रीवा के राजा मार्तंड सिंह हुए और उप राज प्रमुख पन्ना के राजा हुए, और उसी तरीके से प्रधानमंत्री हुए कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, वही गोविंद नारायण सिंह जी के पिताजी। और जो उप प्रधानमंत्री हुए वो बुंदेलखंड क्षेत्र के कामता प्रसाद सक्सेना हुए। तो इसके जन्म के साथ ही थोड़ा पेंच इस तरीके से बैठा दिया गया कि बुंदेलखंड अपने को बुंदेलखंड महसूस करता रहे और बघेलखंड अपने को बघेलखंड महसूस करता रहे। नाम विंध्य प्रदेश था। इसके बाद फिर चुनाव हुए, सरकार अपने हिसाब से चलती रही। लेकिन ये जो बुंदेलखंड वर्सेस बघेलखंड की बात शुरू हो गई, तो इससे कोई राजनीतिक वर्चस्व की बात। राजनीतिक वर्चस्व की बात हुई, तो कुछ इस तरीके के झगड़े हुए कि 14 अप्रैल 1949 14 अप्रैल 1949 में सरदार पटेल को लगा कि ये तो आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे, अभी शुरू नहीं हुआ ये प्रांत का कामकाज। तो उन्होंने इसको एबॉलिश करने के आदेश दे दिए। दोनों परिषदें, मंत्री परिषदें भंग हो गई और इन सबको ये सब कुछ किया। उस समय तक यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था, लोहिया का आना जाना शुरू हो चुका था, जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र देव जी। और आपको ध्यान होगा कि कृपलानी साहब ने मजदूर किसान प्रजा पार्टी बनाई थी, और और उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, वो हारोल नर्मदा सिंह थे, तो वो इस अंतरिम सरकार के मंत्री थे। तो इस तरीके से यहाँ पे समाजवादियों की नज़र पड़ी कि एक प्रांत को एबॉलिश किया जा रहा है। और उस समय सोशलिस्ट पार्टी के जो समर्थक थे, यहाँ के यंग्स, यहाँ के छात्र, और बड़ी संख्या में। और एक बड़े सौभाग्य की बात है कि इस विंध्य क्षेत्र में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्टूडेंट थे और यूथ थे। और आप पंदर सिंह का नाम तो जानते ही होंगे। लाल पंदर सिंह आइकॉन थे यहाँ के, जाके इलाहाबाद में उनकी शहादत हुई। तो वो पूरा का पूरा जो यूथ और स्टूडेंट की फोर्स थी, वो समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ गई, और इस विंध्य प्रदेश को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। लोहिया जी ने उसको लीड किया, और 2 जनवरी 1950 में यहाँ पे गोली चली और 3 लड़के, गंगा, अजीत, चिंताली, वो मारे गए।
और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि विंध्य प्रदेश का जो विलय है वो रुक गया। और इसके बाद विधिवत चुनाव हुए, पूरे देश में चुनाव हुए, तो यहाँ भी चुनाव हुए। और यहाँ के चुनाव में 2 अप्रैल 1952 में विंध्य प्रदेश की सरकार गठित हुई और पंडित शंभूनाथ शुक्ला जी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस चुनाव में एक बड़ी खास बात थी, पूरे देश में जहाँ कांग्रेस और नेहरू जी की प्रचंड आंधी चल रही थी, नेहरू का करिश्मा सिर चढ़ के बोल रहा था, इसी विंध्य प्रदेश का जो सबसे बैकवर्ड, यानी आप कह सकते हो हिंदुस्तान का जो सबसे बैकवर्ड इलाका है, सीधी जिला, वहाँ सभी की सभी विधानसभाएं समाजवादी पार्टियों ने जीत ली। कांग्रेस वहाँ से रिजेक्ट हो गई और लोकसभा में भी सीधी और शहडोल में कांग्रेस पार्टी हार गई। अब आप समझो कि उस समय यहाँ शिविर बन चुका था लोहिया जी का, आचार्य जी का, जयप्रकाश जी का, कृपलानी का, और ये चार के चारों दिग्गज नेहरू के प्रतिद्वंदी। तो रीवा में उनके मुंह से जो भी आवाज़ निकले तो वो नेशनल इंटरनेशनल खबर बने। और आपको जान के ताजुब होगा कि मतलब मुख्य यहाँ पे जो मीडिया का कंट्रोल था वो इलाहाबाद था, लेकिन इलाहाबाद के सभी अखबारों के फुल टाइम ऑफिस यहाँ पे थे, NIP। और इवन मुझे जो जानकारी है कि यहाँ पे राइटर ने भी अपने स्टिंगर रखे थे, AP ने अपने स्टिंगर रखे थे, BBC ने। तो क्योंकि ये नेहरू के खिलाफ यदि खबरें कहीं से जनरेट होती थी, यहीं से होती थी। खबर जनरेट हुई, लोहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि देश के सबसे पिछड़े इलाके ने नेहरू के करिश्मे को रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। और आपको ध्यान होगा, जो लोहिया जी के साहित्य को जानते होंगे, उन्होंने सिगरौली से एक अनुसूचित जनजाति की महिला चुनाव जीती थी, सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी को उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा कर दिया। टेक्निकली यद्यपि वो उम्मीदवार नहीं बन पाई, लेकिन ये एक जोश था। अब एक संदेश दे दिया। अब आपने कहा कि ये बिगड़ने वाली बात, उसके बिगड़ने के क्या, इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में आया और पूरे देश में वो नए तरीके के प्रांतों के गठन की बात चल रही थी। एक थ्योरी आई कि जो छोटे राज्य हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो उस थ्योरी के तहत यहाँ भी काम करने के लिए कहा गया और एक सहमति बनी। तो एक मसला बुंदेलखंड वर्सेस बघेलखंड, दूसरा मसला कांग्रेस का रिजेक्शन, तीसरा कि यहाँ समाजवादी पार्टी इतनी ताकत से उभर रही थी कि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं वो ये कह रहे थे कि अगली सरकार यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बनेगी। तो ये 2-3 ऐसी वजह हुई और एक वजह और ये हुई कि समाजवादी दल विखंडित हो गया, आचार्य जी अलग हो गए, लोहिया अलग हो गए, जयप्रकाश बिनोवा जी के साथ चले गए सर्वोदय में, और इस तरीके से एक समाजवादी के लीडरशिप में भी बिखरा हो गया। तो ये सब जो मौका मिला वो विंध्य प्रदेश के विलय होने में यहाँ की आवाज़ को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं उसके आधार पे ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी को इस बात का बड़ा आघात लगा कि पूरा देश जब उनको सिर माथे पे बिठाए घूम रहा है, कांग्रेस पार्टी की प्रचंड आंधी चल रही है, तो आखिर ऐसा क्या है कि सीधी जैसे एक छोटे से इलाके ने, एक पिछड़े से इलाके ने पूरी कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और नेहरू को रिजेक्ट कर दिया। इस आघात ने की भी एक बड़ी वजह थी विंध्य प्रदेश के एवोल्यूशन का। लेकिन सर अगर विंध्य की बात करें तो अब विंध्य हो गया, जब मध्य प्रदेश का एक संयुक्त मध्य प्रदेश बना। हाँ, उस समय बाद नागपुर से जो है लेकर के बहुत सारे जगहों पर जहाँ छोटी विधानसभाएं थी आ गई, मर्ज हुई वो। तो उस समय ये बात हुआ था कि ये उप राजधानी जैसा स्टेटस होगा। तो अगर आज आप नागपुर की बात कर लें या रायपुर की बात करें या जो और बहुत सारे ऐसे इलाके रहे, रायपुर को छोड़िए इसमें, लेकिन उनका ज़्यादा विकास हुआ है। अभी इस इलाके का क्यों नहीं हो पाया जो दिखता है? देखिए मुझे तो लीडरशिप की कमज़ोरी क्या है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब कांग्रेस से चुन के जाते थे, तो उनकी आवाज़ उठाने का मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करने का है। समाजवादियों के हश्र के बारे में मैंने बता दिया कि समाजवादी का जो लीडरशिप है तितर बितर हो गई,
सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर पता नहीं कितनी सोशलिस्ट पार्टी बनती और बिगड़ती रही। और फिर एक बड़ा सेटबैक ये हुआ कि जो यहाँ के बड़े नेता थे, जगदीश चंद्र जोशी, श्रीनिवास तिवारी, किरणपाल सिंह, जमुना प्रसाद शास्त्री। जमुना प्रसाद शास्त्री को तो अपन अलग कर दें क्योंकि वो कभी नहीं गए, लेकिन ये लोग कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि इनके समाजवादी धारा उधर हुई। समय वो। इसके बाद जो सेकंड लाइन बची वो कालांतर में माने 1977-80 के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो एक जो विरोध की लीडरशिप होनी चाहिए वो इस क्षेत्र से ख़त्म हो गई, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो गया। आप ये समझो कि ओरछा के वैभव के बारे में आप जानते हो, वहाँ कितना बड़ा एक साहित्य का केंद्र, वीर सिंह देव के नाम से एक पुरस्कार, ही देव पुरस्कार, बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता था। बनारसी दास चतुर्वेदी, वियोगी हरि और हरि कृष्ण प्रेमी और पता नहीं कितने, विद्यानिवास जी खुद इस विंध्य प्रदेश के सूचनाधिकारी रहे। तो एक से एक मेधावी लोग जो यहाँ थे, और जैसे ही इस विंध्य प्रदेश का एवोल्यूशन हुआ वैसे ही ये कुछ तो इलाहाबाद चले गए और काफ़ी कुछ चले गए भोपाल और फिर चले गए दिल्ली। तो धीरे धीरे इस तरीके से ब्रेन ड्रेन भी होता गया। तो इसकी जो जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए थी उस तरीके से यहाँ की आवाज़ नहीं उठ पाई। हम तो ये कहते हैं कि 1956 के पहले का जो रीवा है वो तब के भोपाल से बेहतर था, तब के लखनऊ के बराबर था, तब के पटना के बराबर था और तब के भुवनेश्वर के बराबर था, पॉलिटिकली भी और आर्थिक रूप से भी, हर तरीके से। लेकिन सर एक आखिरी सवाल ये है कि अभी भी देखते हैं कि जो तीसरी धारा है वो पूरे विंध्य इलाके में अभी भी वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, चाहे वो सपा के रूप में हो, बीएसपी के रूप में हो। क्या वो उभर रही है या उसका भी डाउनफॉल हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए क्या है, अब राजनीति से विचार खारिज हो गए। आपने एक सही बात कही कि एक दीक्षा तो समाजवादियों ने यहाँ पे दी थी, तो कुछ तो कांग्रेस चले गए, कुछ जो बचे वो बीजेपी चले गए। जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के थे बेचारे, स्वाभिमान तो लोहिया जी जगा गए, स्वाभिमान की बात तो नरेंद्र देव जी कर गए, वो जीन्स में उनके आ गया, तो कहाँ जाएं। तो आपने देखा होगा कि जब दलित स्वाभिमान की लड़ाई इस देश में छिड़ी और काशीराम जी का आंदोलन शुरू हुआ तो रीवा में या विंध्य क्षेत्र ने उनको सरमाथे पे लिया। और आपको ध्यान होना चाहिए कि मेरा ख्याल है पहला या दूसरा विधायक जो लोकसभा के सदस्य हैं भीम सिंह जी 1991 में यहाँ से जीत के गए और 3 लगातार जीते फिर। तो ऐसा नहीं है, एक वो तड़प, एक स्वाभिमान की जो स्वाभिमान को लेकर जो एक तड़प होती है, एक जो लड़ाई होती है और जो विषमता और शोषण के खिलाफ जो संघर्ष का बीज समाजवादी के जो दिग्गज लोग बो के गए थे वो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे है। इसीलिए जब चुनाव होता है तो पूरे देश का अलग मूड होता है, लेकिन इस क्षेत्र का मूड अलग होता है। आप हिस्ट्री पूरी उठा के देख लो 1952 से लेके अब तक की, पूरे देश के मूड के साथ विंध्य क्षेत्र का मूड नहीं होता। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया रहा।